लो जी, समाजशास्त्र विषय का बाजार में आए गेस्ट पेपर से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न आपको बता रहा हूँ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और समाजशास्त्र के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर कर दे। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। ये आपका मॉडल सेट 1 है। इसमें आपका जब पहला है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू होता है कि उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है। तो यहाँ उदारीकरण का मतलब होता है मुक्त व्यापार व्यवस्था। दूसरा क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है। तो उनका जो संबंध है वो आपका किसान आंदोलन से संबंध है। तो यहाँ बी हो जाएगा किसान आंदोलन। तीसरा, सीटू किस राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है। तो सीटू जो है वो सीपीएम से जुड़ा हुआ है। चौथा है आपका आत्मसम्मान आंदोलन के प्रणेता कौन थे। तो उसके प्रणेता जो थे वो हैं रामास्वामी नायकर। पांचवा है निम्न में से किस आंदोलन का संबंध पर्यावरण समस्याओं से जुड़ा हुआ है। तो इसका संबंध आपको चिपको आंदोलन से जुड़ा हुआ है। भारत में जनाधिक्य का मूल कारण क्या है, मतलब जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, इसके मूल कारण क्या है। तो यहाँ सी आंसर हो जाएगा सामाजिक सांस्कृतिक कारण। सातवां है भारत में नारीवादी आंदोलन के पुरोधा के रूप में किनकी पहचान है। तो यहाँ आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। तो यहाँ आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 17। हरित क्रांति का उत्प्रेरक कौन है। तो यहाँ हरित क्रांति का उत्प्रेरक आपको संक्रियत बीज या इसको HYV बीज भी बोला जाता है, इसे माना जाता है। 10वां है किसने सीमांत मानव की अवधारणा दी है। तो आपका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ई पार्क ने। पश्चिमीकरण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो ये अवधारणा जो है आपका MN श्रीनिवासन द्वारा दी गई है। 12 है जातीय पूर्वाग्रह का क्या अर्थ है। तो इसका पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी जाति से संबंधित अवैज्ञानिक एवं गलत अवधारणा। 13 है निम्न में कौन परिवार की विशेषता है। तो परिवार की विशेषता सार्वभौमिकता, सीमित आकार, भावात्मक आधार तीनों है, इसलिए डी हो जाएगा इनमें से सभी। 14 आपका बहुपति विवाह किस जनजाति में पाया जाता है। तो ये आपका पाया जाता है टोंडा जनजाति में। राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ है समान सामाजिक पृष्ठभूमि, समान जातीय पृष्ठभूमि, समान भौगोलिक पृष्ठभूमि, इनमें से कोई नहीं। तो आपका डी आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चाचा नातेदारी के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा चाचा जो है वो द्वितीयक श्रेणी के अंतर्गत आता है। पंचायती राज में कितने स्तर हैं। तो पंचायती राज में आपके 3 स्तर हैं। कितने? 3 स्तर हैं। 18 हो जाएगा संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने विकसित की है। तो ये धारणा जो है MN श्रीनिवास ने विकसित की है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा ने किया था। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व, इनको भगवान बिरसा भी कहा जाता है। पंचायत समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसके अध्यक्ष जो है वो प्रमुख होते हैं। चिपको आंदोलन संबंधित है। तो चिपको आंदोलन क्या है, तो वृक्षों की रक्षा से संबंधित है। पेड़ पौधे से चिपक जाते थे, उनको काटने नहीं देते थे। किसने कहा नगरीयता एक जीवन पद्धति है। तो ये जो कथन है वो विर्थ खा है, तो यहाँ सी हो जाएगा। 23 है जाति व्यवस्था की उत्पत्ति संबंधित देवत्व का सिद्धांत किस वेद में वर्णित है। तो यहाँ हो जाएगा ऋग्वेद में वर्णित है। 24 का क्वेश्चन का तो पता नहीं है, यहाँ पर ठीक से दिया नहीं था गेस्ट पेपर में, तो इसको छोड़ दिया जाए। निम्न में कौन भारतीय जनजातियों के लिए अलगाव की नीति की वकालत की। तो यहाँ जो वकालत की है वहाँ हो जाएगा एल्विन ने। समाजशास्त्र का जनक किन्हें कहा जाता है। तो समाजशास्त्र का जनक जो है कॉम्टे को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी।
ग्रामीण एवं नगरीय समाज को पृथक करने का आधार है, तो इसका आधार आपका है व्यवसाय की प्रकृति। क्षेत्रवाद की समस्या का मूल कारण क्या है, तो उसका मूल कारण है सांस्कृतिक भिन्नता। और लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मेहर शब्द किस धर्म से संबंधित है, तो ये आपका मुस्लिम धर्म से संबंधित है। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है आपका, लिंग अनुपात का क्या अर्थ है, तो लिंग अनुपात को स्त्री पुरुष अनुपात भी कहा जाता है। इस अनुपात को स्त्रियों की संख्या को पुरुषों की संख्या से भाग देने के पश्चात 1000 से गुना करके प्राप्त किया जाता है। भारत में लिंगानुपात से तात्पर्य प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या से है। स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। दूसरा है सावित्रीबाई फुले कौन थी, तो सावित्रीबाई फुले जिनका जन्म 1831 में हुआ और मृत्यु 1897 में हुआ था, देश में बालिकाओं के लिए बने पहले विद्यालय की पहली प्रधानाध्यापिका थी, जो पुणे में स्थापित किया गया था। बीपीओ क्या है, तो बीपीओ का पूरा रूप है बिजनेस प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, या सॉफ्टवेयर सेवा उद्योग और व्यापार में बाह्य स्रोतों के प्रयोग का उद्योग कहा जाता है, जैसे कॉल सेंटर, या उन प्रमुख उद्योगों में से है जिसके माध्यम से भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ता जा रहा है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, तो जब कोई हित समूह अपने उद्देश्यों अर्थात अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाने लगता है, तब उसे दबाव समूह कहते हैं। ऐसे समूह अपने सदस्यों के हितों के अनुरूप कानून बनाने या संशोधन करने के लिए जनप्रतिनिधियों को प्रभावित करने लगते हैं, तो इन्हें दबाव समूह कहते हैं। पांचवा है जनसंपर्क के साधन को माथ मीडिया क्यों कहते हैं, तो जनसंपर्क के साधन अनेक प्रकार के होते हैं, टेलीविजन, समाचार पत्र, फिल्में, रेडियो आदि। इन्हें मास मीडिया, यहाँ मास हो जाएगा, मास मीडिया क्यों कहते हैं, तो इन्हें मास मीडिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे एक साथ बहुत बड़ी संख्या में दर्शकों, श्रोताओं एवं पाठकों तक पहुंचते हैं। फिर है तिभागा आंदोलन क्या था, तो ब्रिटिश काल में एक महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ जिसे तिभाग या तिभागा आंदोलन कहते हैं। बंगाल प्रेसिडेंसी इसका प्रमुख क्षेत्र था। यह आंदोलन 1946 से 47 में हुआ। यह आंदोलन बटाईदारों का था, जो फसल का 2/3 हिस्सा अपने पास रखना चाहते थे, न कि आधा या इससे कम। यह आंदोलन वास्तव में छोटे किसानों का था। AR देसाई कहते हैं कि यह आंदोलन वस्तुतः एक आर्थिक संघर्ष था, लेकिन इसने राजनीतिक रंग ले लिया। औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं, तो औद्योगिकरण का संबंध यांत्रिक उत्पादन का के उदय से है। यह शक्ति के गैर मानवीय संसाधन जैसे वाष्प या विद्युत पर अधिक निर्भर होता है। दूसरे शब्दों में यह प्रौद्योगिकी उन्नति की वह प्रक्रिया है जो समान उपकरणों में चलने वाले घरेलू उत्पादन से लेकर बृहदस्तरीय कारखानों के उत्पादन तक संपन्न होती है। खदान एक्ट 1952 का परिचय दे, तो बताया जाता है कि केवल कोयले की खान में 5.5 लाख लोग काम करते हैं। उनके कामकाज, मजदूरी, सुरक्षा आदि बिंदुओं पर भारत सरकार द्वारा खदान एक्ट 1952 लागू किया गया है। इससे स्पष्ट किया गया है कि एक व्यक्ति खान में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। यदि वह निर्धारित अवधि से अतिरिक्त काम करता है तो उसे घंटे के हिसाब से अलग भुगतान होना चाहिए। खदान कामगारों के लिए निर्धारित सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। ये थे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है, आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, तो पहला है नगरीकरण। आधुनिकीकरण की प्रमुख विशेषता नगरीकरण है। नगरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें नगरों का उद्भव, प्रसार एवं विकास होता है, जिसमें व्यक्ति नवीन जीवन पद्धति, मूल्यों, आर्थिक उन्मेषों, उत्पादन प्रविधियों तथा नई मनोवृत्तियों का सृजन कर जीवन निर्वाह करती है। इसके परिणाम स्वरूप परंपरावादी दृष्टिकोण तथा विचार समाप्त होने लगते हैं और समाज में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया क्रियाशील होने लगती है। दूसरा है औद्योगिकरण। औद्योगिकरण आधुनिकीकरण की आत्मा है। औद्योगिकरण आर्थिक विकास की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें प्रौद्योगिकी पर आधारित मशीनों के द्वारा अधिकाधिक मात्रा में आधुनिक वस्तुओं का निर्माण कर बाजारों का विस्तार किया जाता है। 10वां है भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, तो पहला विशेषता है अधिक उपज देने वाले फसलों के कार्यक्रम लागू किए गए। दूसरा, बहुफसल कार्यक्रम आरंभ किया गया। तीसरा, हरित क्रांति के लिए जरूरी था कि खेती वर्षा पर निर्भर न रहे, इसके लिए बड़ी बड़ी सिंचाई की योजनाएं बनाई गई। चौथा है सरकार द्वारा रासायनिक खादों के उपयोग पर बल दिया गया। पांचवा है कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए नई तकनीक तथा कृषकों को प्रशिक्षण किया गया।
11 है भारत में नगरीकरण की प्रमुख प्रवृत्ति की चर्चा करें। तो नगरीकरण ने विभिन्न रूपों में भारतीय सामाजिक संरचना को प्रभावित किया। इसने संपूर्ण सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक आदि गतिविधियों में आमूल परिवर्तन लाए हैं। इसके प्रभाव को निम्न रूप से समझा जा सकता है। पहला है जाति व्यवस्था में परिवर्तन। तो भारतीय समाज संरचना का महत्वपूर्ण एवं सशक्त आधार जाति व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को जन्म से ही उसका कर्म, हैसियत तथा पद निर्धारित रहे। नगरों की जीवन शैली जाति व्यवस्था के प्रतिकूल है। दूसरा है परिवार व्यवस्था में परिवर्तन। तो नगरीकरण ने भारतीय परिवार को प्रभावित किया। भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही। इसका आधार विभिन्न पीढ़ियों के सदस्यों का एक साथ रहना, एक साथ खाना, संपत्ति का संयुक्त होना, संस्कारों में एक साथ भाग लेना आदि था। ग्रामीण समुदाय में परिवर्तन। नगरीकरण ने ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया। नगरों में नागरिक जीवन की सुविधाएं, शिक्षा एवं रोजगार के अवसर तथा चिकित्सा की व्यवस्था अधिक अधिक उपलब्ध है। इन सुविधाओं ने ग्रामीण को अपनी ओर आकर्षित किया है। 12 है भारतीय जाति व्यवस्था पर पड़ने वाले औद्योगिकरण के प्रभावों की चर्चा करें। तो भारतीय जनजीवन का शायद ही कोई ऐसा पक्ष हो जो आधुनिकरण की प्रक्रिया से अछूता रहा। इसके प्रभाव को निम्न रूप से समझा जा सकता है। पहला है परिवार एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ने भारतीय परिवार को काफी प्रभावित किया है। आज संयुक्त परिवार के स्थान पर छोटे छोटे एकांकी परिवार बन रहे हैं। परिवार में सामूहिकता की जगह व्यक्तिवाद उभर रहा है। दूसरा है जाति एवं आधुनिकीकरण। तो भारतीय समाज की एक अनोखी विशेषता के रूप में जाति व्यवस्था रही है। इस व्यवस्था में व्यक्ति को जन्म से ही उसका कर्म, हैसियत तथा पद निर्धारित रहे। आधुनिकीकरण के प्रभाव में व्यक्ति की स्थिति का निर्धारण उनकी शिक्षा, आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, योग्यता एवं क्षमता आदि पर होने लगा है। तीसरा है ग्रामीण समुदाय एवं आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण ने ग्रामीण समुदाय को प्रभावित किया। आधुनिकीकरण में नगरीकरण, औद्योगिकरण, व्यावसायिक गतिशीलता, यातायात के साधनों, रोजगार के अवसर, धन एवं योग्यता का महत्व आदि बढ़ा। इन परिस्थितियों ने गांव को अपनी ओर खींचा। वे भी आधुनिकीकरण को स्वीकार किए हैं। 13 है भारतीय समाज में भूमि सुधार के प्रमुख कदमों की चर्चा करें। तो भारतीय समाज में भूमि सुधार का अभिप्राय कृषि भूमि के स्वामित्व एवं परिचालन में किए जाने वाले सुधारों से है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भूमि सुधारों की आवश्यकता को महसूस किया गया और बाद में पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधारों की निधनता विरोधी रणनीति के मूलभूत भाग के रूप में घोषित किया गया। भारतीय समाज में भूमि सुधार के प्रमुख कदम निम्न है। पहला है मध्य वर्ग की समाप्ति और दूसरा काश्तकारी सुधार। 14 है भारतीय समाज में प्रांतीयता की समस्या की चर्चा करें। तो भारत में सामुदायिक विघटन की एक अन्य समस्या प्रांतीयता की है, अर्थात क्षेत्रवाद की है, जिसने स्वतंत्रता के बाद अत्यधिक विषम रूप धारण करके बड़े बड़े संघर्षों तथा हिंसक आंदोलनों को जन्म दिया है। सांप्रदायिकता की समस्या जहां धार्मिक आधार पर आत्म केंद्रित तथा परस्पर विरोधी समूहों का निर्माण करती है, वहीं क्षेत्रवाद में संघर्ष, विरोध तथा घृणा का आधार एक विशेष क्षेत्र के प्रति वहां के निवासियों की अंधभक्ति का होना है। इसमें समाज में प्रांतीयता की समस्या के निम्नलिखित कारण: पहला राजनीतिक कारण, दूसरा आर्थिक स्वार्थ, तीसरा भाषीय भिन्नताएं, चौथा भौगोलिक कारण, सांस्कृतिक भिन्नता, ऐतिहासिक कारण और मनोवैज्ञानिक कारण। 15 है भारतीय समाज में धर्मनिरपेक्षता की आवश्यकता की चर्चा करें। तो सभी धर्मों के प्रति श्रद्धा रखना और राज्य का अपना कोई धर्म न होना भारतीय समाज के निर्माण में उन सभी व्यक्तियों का योगदान है जो हिंदू, मुसलमान, सिख, जैन, बौद्ध, ईसाई और पारसी धर्म को मानने वाले हैं। भारत विभिन्न धर्मों का समन्वय स्थल है, अतः भारत के लिए धर्म निरपेक्षता जरूरी है। धर्म निरपेक्षता के कारण ही यहाँ विभिन्न धर्मों और संप्रदायों का समावेश होने के बाद भी सभी धर्म और संप्रदाय एक दूसरे के पूरक है। 16 है झारखंड के पृथक निर्माण के लिए आंदोलनकारी नेताओं में कौन से मुद्दे प्रदर्शित किए थे, उल्लेख करें। तो झारखंड राज्य के गठन आंदोलनकारियों कारी के नेताओं ने निम्नलिखित मुद्दे के विरुद्ध प्रदर्शन किए थे। पहला है भूमि का अधिग्रहण। तो बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं और गोलाबारी क्षेत्र आदि के लिए रुके हुए सर्वेक्षण तथा पुनर्वास की कार्यवाही के लिए सरकार कैंप का बंद किया जाना। तीसरा ऋणों, किरायों तथा सहकारी विभाग से प्राप्त कर्जों की वसूली का प्रतिकार करना। वन उत्पाद का राष्ट्रीयकरण का निरंतर बहिष्कार करना। पांचवा है सभ्यक विकास का नहीं होने का तर्क भेदभाव की नीति का प्रतिरोध। अब यहाँ से आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। समय बहुत कम है बच्चों, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। 17 है महिला आंदोलन पर एक समाजशास्त्री निबंध लिखे। तो महिलाओं के आंदोलन 20वीं सदी के प्रारंभ में राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महिलाओं के संगठनों में वृद्धि देखी गई। विमेंस इंडियन एसोसिएशन WIA 1971, ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस अखिल भारतीय महिला कॉन्फ्रेंस AIWC 1926, नेशनल काउंसिल फॉर वीमेन
इन इंडिया, भारत में महिलाओं की राष्ट्रीय काउंसिल NCWI ऐसे नाम हैं जिन्हें सभी जानते हैं, जबकि इनमें से कई की शुरुआत सीमित कार्यक्षेत्र से हुई। इसका कार्य समय साथ विस्तृत हुआ। उदाहरण के लिए प्रारंभ में AIWC का मत था कि महिला कल्याण तथा राजनीति आपस में असंबद्ध है। कुछ वर्ष बाद उसके अध्यक्षीय शासन में कहा गया, क्या भारतीय पुरुष अथवा स्त्री स्वतंत्र हो सकते हैं? यदि भारत गुलाम रहे, हम अपनी राष्ट्रीय स्वतंत्रता, जो कि सभी महान सुधारों का आधार है, के बारे में चुप कैसे रह सकते? यह तर्क दिया जा सकता है कि सक्रियता का यह काल सामाजिक आंदोलन नहीं था, इसका विरोध भी किया जा सकता है। प्रायः यह माना जाता है कि केवल वर्गीय शिक्षित महिलाएं ही सामाजिक आंदोलन में सहभागिता करती है। संघर्ष का एक भाग महिलाएं की सहभागिता के विस्तृत इतिहास को याद करना करता है। औपनिवेशिक काल में जनजातीय तथा ग्रामीण क्षेत्रों में प्रारंभ होने वाले संघर्षों तथा क्रांतियों के में महिलाओं ने पुरुषों का साथ दिया। बंगाल में निभागा आंदोलन, निजाम के पूर्व शासन का तेलंगाना संघर्ष, सहस्त्र संघर्ष तथा महाराष्ट्र में वर्जी जनजाति के बंधुआ दासत्व के विरुद्ध क्रांति के कुछ उदाहरण हैं। एक मुद्दा जो हमेशा उठाया जाता है कि यदि सन 1947 से पहले भारतीय आंदोलन एक स्त्री आंदोलन था, तो बाद में उसका क्या हुआ? इसकी एक व्याख्या यह दी जाती है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने वाले बहुत से महिलाएं प्रतिभागी राष्ट्रीय निर्माण के कार्य में संलग्न हो गई। दूसरे लोग विभाजन के आघात के इस ठहराव को उत्तरदायी मानते हैं। सन 1970 के दशक के मध्य में भारत में महिला आंदोलन का नवीनीकरण हुआ। कुछ लोग भारतीय महिला आंदोलन का दूसरा दौर कहते हैं, जबकि अनेक चिंताएं उसी प्रकार बनी रही। फिर भी संगठनात्मक रणनीति तथा विचारधारा दोनों में परिवर्तन हुआ। स्वायत्तता महिला आंदोलन कहे जाने वाले आंदोलनों में वृद्धि हुई। स्वायत्त शब्द इस तथ्य की ओर संकेत था कि उन महिला संगठनों से जिनके राजनीतिक दलों से संबंध थे, भिन्न स्वायत्तशाही अथवा राजनीतिक दलों से स्वतंत्र थे। यह अनुभव किया गया है कि राजनीतिक दल महिलाओं के मुद्दों को अलग अलग रखने की प्रवृत्ति रखते हैं। 18 है, भारतीय समाज के लिंग भेद के परिणामों की चर्चा करें। तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में एक प्रमुख समाजशास्त्री तथ्य यहाँ की जाति व्यवस्था तथा उससे उत्पन्न होने वाले जातिगत भेदभाव रहे हैं। भारतीय समाज में लिंग भेद के परिणाम काफी रहे। एक जाति दूसरी जाति के प्रति अपने संपर्क में आने की अनुमति नहीं दी जाती थी। प्रत्येक जाति अपने संस्कृति, खान पान, सामाजिक संपर्क के संबंधों, व्यवसाय, विवाह और छुआछूत के आधार पर एक दूसरे से अलग समुदाय था, जिसके परिणाम के अंतर्गत नजदीक देशों द्वारा काफी फायदा उठाया जाने लगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संयुक्त परिवार व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें। तो संयुक्त परिवार की निम्नलिखित विशेषता है। पहला, बड़ा आकार। तो संयुक्त परिवार में कई पीढ़ियों के लोग एक साथ रहते हैं, जिससे इनके सदस्यों की संख्या अधिक होती है, फलतः इसका आकार बड़ा होता है। दूसरा है समान निवास। संयुक्त परिवार के सभी सदस्य एक छत के नीचे रहते हैं। समान रसोई। पूरे परिवार का रसोई घर एक होता है, इसमें पका भोजन सभी सदस्य एक साथ खाते हैं। संयुक्त संपत्ति। तो संयुक्त परिवार की संपत्ति संयुक्त होती है, जिस पर सभी सदस्यों का अधिकार होता है और सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति उससे होती है। कर्ता। संयुक्त परिवार का एक कर्ता होता है, जो परिवार का वयोवृद्ध पुरुष सदस्य होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, बाजार किस प्रकार एक सामाजिक संस्था है। तो बाजार के विभिन्न पक्षों को इस संपूर्ण विवेचना से स्पष्ट होता है कि बाजार सभी तरह के सरल, जटिल और आधुनिक समाज की विशेषता रहा है। अर्थशास्त्री यहाँ यह मानते हैं कि बाजार और अर्थव्यवस्था से व्यक्ति का सामाजिक जीवन प्रभावित होता है। वहीं दुर्खी, मैक्स वेबर और अनेक दूसरे समाजशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया है कि विभिन्न सामाजिक मूल्य, धार्मिक विश्वास और पारिवारिक दशाएं आर्थिक प्रक्रियाओं को प्रभावित करती हैं। यह रूप समाजशास्त्री बाजार को एक सामाजिक संस्था के रूप से स्पष्ट करते हैं। इस संबंध में निम्नांकित बिंदुओं के आधार पर एक सामाजिक संस्था के रूप में बाजार के औचित्य को समझा जा सकता है। पहला, मनुष्य का जीवन जब बहुत सरल और आदिम था, तब भी जीवन यापन के लिए आर्थिक क्रियाएं करते थे। उस समय भी वस्तुओं की अदला बदली के रूप में विनिमय का कार्य होता था। हाटों और मेलों के रूप में बाजार का समय और स्थान सुनिश्चित थे। उस समय सभी आर्थिक क्रियाएं जनजातियों ने सामाजिक संगठन और मूल्यों के आधार पर निर्धारित होती थी। दूसरा है, बाजार व्यवस्था आर्थिक लाभ और प्रतिस्पर्धा के नियमों पर आधारित होती थी। किसी भी समाज में आर्थिक प्रतिस्पर्धा और लाभ समाज के नैतिक नियमों से प्रभावित होते थे।
नैतिक नियमों को छोड़कर की जाने वाली प्रतिस्पर्धा एक तरह का कानून विरोधी कार्य है। तीसरा है, आज सभी बाजार श्रम विभाजन की प्रक्रिया पर आधारित है। जैसे जैसे छोटे और सरल बाजार बड़े और जटिल बाजारों में बदलते जा रहे हैं, श्रम विभाजन की प्रक्रिया का भी विस्तार होता जा रहा है। चौथा है, वर्तमान युग में बाजार का रूप बैंकिंग प्रणाली, शेयर बाजार तथा बड़ी बड़ी कंपनियों की आर्थिक क्रियाओं के रूप में देखने को मिलता है। इन सभी क्रियाओं का आयकर, बिक्री कर, सेवा कर और बहुत सी दूसरे नियमों पर के द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। 21 है, नातेदारी की श्रेणी की व्याख्या करें। तो व्यक्ति सभी रिश्तेदारों के साथ समान रूप से निकटता नहीं रखता है। कुछ नातेदार को सामाजिक व्यवहार में अत्यंत निकट और आत्मीय माना जाता है, जबकि दूसरों के साथ कम निकटता होती है। आत्मीयता अथवा निकटता की मात्रा के आधार पर नातेदारी की कुछ श्रेणियां बन जाती है। इन सभी प्रकार नातेदारी को हम निम्न श्रेणियों में रख सकते हैं। पहला है प्राथमिक नातेदारी। तो आमने सामने की प्रत्यक्ष रिश्तेदारी को प्राथमिक नातेदारी कहा जाता है। पिता और पुत्र, पति और पत्नी, भाई और बहन, भाई और भाई, माता और पुत्र, माता और पुत्री, बहन और बहन, ये संबंध प्राथमिक नातेदारी के संबंध कहलाते हैं, क्योंकि इसमें परस्पर प्रत्यक्ष संबंध होता है। दूसरा है द्वितीयक नातेदारी। तो व्यक्ति के प्राथमिक नातेदारों या स्वजनों के प्राथमिक स्वजनन उसके लिए द्वितीयक स्वजनन या द्वितीयक नातेदारी होते हैं। जीजा एक द्वितीयक नातेदार है, क्योंकि यह बहन मतलब प्राथमिक का प्राथमिक स्वजन है। इसी प्रकार चाचा व्यक्ति का द्वितीयक रिश्तेदार है, क्योंकि वह उसके पिता का प्राथमिक स्वजन है। तृतीय नातेदारी। तो प्राथमिक स्वजन का द्वितीयक नातेदार अथवा तृतीयक नातेदार का प्राथमिक नातेदार व्यक्ति का तृतीयक नातेदार होता है। जैसे माता की बहन का पति मतलब मौसा व्यक्ति का तृतीयक नातेदार होता है, तथा जीजा की बहन व्यक्ति का तृतीय रिश्तेदार बन जाती है। 22 नंबर क्वेश्चन है, बाल श्रमिक निषेध एवं नियमन अधिनियम 1946 के अंतर्गत व्यवस्थाओं का मूल्यांकन करें। तो इसका आंसर है, बच्चों के लिए संविधान में प्रदत्त अधिकारों के सुनिश्चितीकरण और उनके शोषण से विमुक्त करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर विभिन्न कानून भी बनाए गए। 1949 में राजकीय विभागों एवं अन्य क्षेत्रों में श्रमिकों के नियोजन हेतु 14 वर्ष आयु निर्धारित की गई है। कुछ अन्य कानूनों द्वारा भी विभिन्न क्षेत्रों में बाल श्रमिकों को शोषण और पीड़ा से बचाने के लिए उनकी भर्ती हेतु न्यूनतम आयु और सेवा शर्त निर्धारित की गई है। इनमें बगान श्रमिक अधिनियम 1951, मोटर परिवहन अधिनियम 1961, बीड़ी सिगरेट सेवा शर्त नियोजन अधिनियम आदि प्रमुख है। बाल श्रमिकों के संबंध में विस्तार से अध्ययन करने हेतु 1979 में गुरुपद स्वामी समिति गठित की गई, जिसने बाल श्रम समस्या को गरीबी की देन बताया और सबसे पहले इसे दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाने का सुझाव दिया। हरवंश सिंह समिति, सनद मेहता समिति, सिंघवी समिति आदि ने भी बाल श्रमिकों की समस्या को गंभीर बताते हुए शीघ्र ही पर्याप्त एवं आवश्यक कदम उठाने हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए। इन सुझावों के क्रियान्वयन हेतु प्रयास भी किए गए। बाल श्रम प्रथा के उन्मूलन हेतु सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण प्रयास एक विस्तृत अधिनियम बनाकर किया गया है, जिसे बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1946 कहा जाता है। इस अधिनियम के माध्यम से 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के कई हानिकारक उद्योगों जैसे कालीन बुनाई, निर्माण कार्य, साबुन निर्माण और पत्थर काटने आदि में कार्य करने पर रोक लगा दी है। शोध परियोजनाएं आदि चलाने हेतु बाल श्रमिक सेल की स्थापना की गई है। तो बच्चों, ये थे आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन सेट 1 का। एक बच्ची ने कहा था कि समाजशास्त्र का भी इम्पोर्टेंट मॉडल क्वेश्चन बता दीजिए सर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद, जय भारत।